गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा सेमेस्टर में। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग अपने जो फंक्शन है उसके आगे के टॉपिक्स को देखने वाले हैं। आप लोगों की क्लास में डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वो कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है, जिसके वजह से आप लोग जो है इसकी तैयारी को जम करके कर सके। सो चलिए मैं आप लोगों को एज अ क्वेश्चन की तरीके से आगे की जो तैयारी है वो करा रही हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले कराई थी। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि आपके जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से आएंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लासेस में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्लासेस को। फंक्शन के ये आपके आगे का टॉपिक है, ठीक है। आप सभी लोग जो लोग अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं वो इस चीज को समझने के लिए पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, देन तभी वो लोग इस वीडियो पर आए, ताकि हम लोग जो है जो भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पहले आप लोग उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तब आप लोग ये आज की वीडियो को देखिए। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को आज की क्लासेस कैसी लगी, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको पूछने में बिल्कुल भी हेजिटेशन मत रखिएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उस दिन मैंने आप लोगों को फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताया था, और सिंटेक्स ऑफ फंक्शन जो है वो मैंने आप लोग को बताया था। ओके, इतनी चीजें मैंने आप लोग को बताई थी, ठीक। तो देखिए अब आप लोगों से चीजें क्या पूछेगा कि आपका जो भी है फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन, तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करेगा जो रहेगा कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, या फंक्शन डेफिनेशन को डिस्क्राइब करिए या उसके बारे में बताइए, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को जो है क्वेश्चन वो पूछेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप लोगों का मैक्सिमम जो है वो मैंने आप लोग से कहा है कि 17 यानी कि 17 तक मैं आप लोगों की ये जो कोर्स है इसको पूरा करा दूंगी। तो तब तक के लिए आप सभी लोग थोड़े पेशेंस के साथ रहिए, ताकि हम लोग अपने कोर्स को कंप्लीट, क्योंकि जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, आपके आगे की चीजों को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को इतना काम करना है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन को डिस्क्राइब करिए। आंसर क्या है चलिए देखते हैं हम लोग फंक्शन डेफिनेशन की। कि फंक्शन प्रोटोटाइप के बाद, ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं, आप ये बता देते हैं कि फंक्शन आपका किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है और उसकी वैल्यू क्या है। जब हम लोग ये चीज बताते हैं उसके बाद जो आपका आता है, तो फंक्शन प्रोटोटाइप के बाद फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप के बाद प्रोटोटाइप के बाद फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक। इसमें क्या है, यह स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है। क्या होता है, स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है। यह स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है जिसमें आपका क्या किया जाता है, जो फंक्शन कॉल होने पर एग्जीक्यूट होते हैं। आप सभी लोग को पता होता है कि जब फंक्शन कॉल किया जाता है उसी वक्त जो है कि आपके जो फंक्शन डेफिनेशन है वो आपका तब काम करता है जब फंक्शन कॉल होने पर, यानी कि एग्जीक्यूट होने पर, आपका जब आपका फंक्शन जो एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पे ये आपका एक स्टेटमेंट या ग्रुप होता है जो कि आपका एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये क्या है आपका, यह स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है जो फंक्शन कॉल होने पर एग्जीक्यूट होता है। ओके, जो फंक्शन कॉल होने पर एग्जीक्यूट होता है। कॉल होने पर
एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, फंक्शन डेफिनेशन क्या मैंने आपको ये क्या डिस्क्राइब किया। अब इसमें एक चीज और क्या है आपका कि स्टेटमेंट्स आपको ये बताता है, ये स्पेसिफाई करता है कि फंक्शन एग्जीक्यूट होने पर काम क्या करेगा। ठीक है, ये जो आपकी स्टेटमेंट है, जो भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, ये आपको ये बताते हैं कि जो आपका फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होने के बाद काम क्या करवाएगा, यानी कि उससे क्या काम लेने वाला है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स यह स्पेसिफाई करता है कि फंक्शन एग्जीक्यूट होने पर क्या काम करेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स यह स्पेसिफाई करता है कि फंक्शन एग्जीक्यूट होने पर क्या काम करेगा। एग्जीक्यूट होने पर क्या काम करेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आप लोगों को उसका आंसर जो है वो ठीक इसी तरीके से जो है कि लिखना है। ठीक है, ये आपका एक आंसर हुआ। ठीक, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा कि फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स जो है वो लिखिए। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपका ये रहेगा कि फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स लिखिए। फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स लिखिए। लिखिए, ओके, इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो आंसर कैसे करना है आपको इसका कि फंक्शन डेफिनेशन का आपको सिंटेक्स लिखना है। तो क्या होगा आपका रिटर्न टाइप फंक्शन नेम। ठीक, रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है आपका, रिटर्न टाइप का मतलब इंटीजरिक है। ठीक है, क्या है ये सारी चीजें आपको बतानी है, मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे कि रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, और ब्रैकेट में आप लोग जो भी उसको आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, टाइप 1 आर्ग्यूमेंट एंड टाइप 2 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, टाइप 1 आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये वैल्यू है। ओके, मैं अभी ये भी बताती हूँ कि आर्ग्यूमेंट फंक्शन में आर्ग्यूमेंट जो है वो किसको कहा जाता है। ठीक, टाइप 1 आर्ग्यूमेंट कॉमा टाइप 2 आर्ग्यूमेंट 2। ठीक, ब्रैकेट बंद, सेमी कोलम। ठीक है, ये आपका होता है। ओके, इसके बाद यहां पर क्या होता है आपका बॉडी ऑफ द फंक्शन, और फिर इसके बाद क्लोज, बॉडी ऑफ द फंक्शन, उसके बाद करली ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं आपकी बात करूं तो इस तरीके से कि मान लीजिए आपने क्या लिखा इंट सम, और यहां लिखा क्या आपने a कॉमा b। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया, इंट सम a कॉमा b का मतलब ये हुआ रिटर्न टाइप आपका इंट है। ठीक है, और फंक्शन टाइप आपका क्या है, जो फंक्शन टाइप है आपका वो आपका ये है कि फंक्शन नेम आपका क्या है, आपने दिया है क्या, आपने फंक्शन नेम दिया है सम। ठीक है, इसके बाद टाइप 1 आर्ग्यूमेंट और टाइप 2 आर्ग्यूमेंट, आपने इन दोनों वैल्यू को इसमें पास कराया है। ये इसका एक तरीके से एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, कि आपका जो भी फंक्शन है, ठीक है, आप पहले यहाँ फंक्शन को डिक्लेयर करते हो कि आपका फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है, यानी किस टाइप का आपका फंक्शन है। उसके बाद आप उसके अंदर जो भी चीजें लिखते हो वो आपका क्या होता है, वो आपका बॉडी ऑफ द फंक्शन। जैसे कि हम लोगों ने उस दिन एक प्रोग्राम लिखा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बाद पहले आप उसको डिक्लेयर करते हो फंक्शन को, उसके नेक्स्ट में जो आप लोग एक कोड लिखते हो वो आपका क्या होता है, बॉडी होती है फंक्शन की, जिसको हम लोग फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। ओके, इतना सभी लोगों को क्लियर है।
आगे देखते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन को कुछ। एक हम लोग इसको उसके थ्रू देख लेते हैं। एक चीज और जानिएगा कि फंक्शन डेफिनेशन को हम लोग मेन के पहले और मेन के बाद दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे उस दिन हम लोगों ने एक प्रोग्रामिंग देखी थी, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि फंक्शन को कॉल हम लोग मेन प्रोग्राम में करते हैं, याद रखिएगा, कॉल हम लोग उसको मेन प्रोग्राम में करते हैं, लेकिन डिफाइन और डिक्लेयर हम लोग उसको मेन के पहले करते हैं। क्या करते हैं? मेन के पहले करते हैं, मेन के पहले या मेन के बाद में। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि फंक्शन को मेन के पहले या मेन के बाद जो है वो आप क्या डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन को मेन फंक्शन के पहले फंक्शन के पहले या बाद में डिफाइन किया जा सकता है। देखिए इसको हम लोग एक प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। ओके, किया जा सकता है, इसको एक प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग कैसे देखेंगे कि जो भी आपका फंक्शन है, ठीक है, पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग लिख लीजिए हैश इंक्लूड ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट में stdio.h। ठीक है, इसके बाद आप लोग चाहे तो हैश इंक्लूड conio.h भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ स्टूडियो तक ही लिखा है। ठीक, इसके बाद हमें यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर, यानी मैं आप फंक्शन का प्रोटोटाइप दे रही हूँ, इंट ऐड। इंट ऐड, देखिए आपने, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर फंक्शन का प्रोटोटाइप दिया, यानी कि मैंने बताया कि जो भी आपका फंक्शन है वो आपकी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऐड। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया कि जो आपका फंक्शन है वो आपका कैसा है, वो आपका इंटीजर टाइप का है, और उसका आपका वो क्या है, नेम ऐड है। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर इसको वो कर दिया है, बता दिया है, डिफाइन कर दिया है या फिर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर उसकी आर्गुमेंट लिख रही हूं, इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, इंट ए कॉमा इंट बी मैंने लिखा। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बताना है ब्रैकेट ओपन करके रिटर्न। ठीक है, क्योंकि हमें ऐड कराना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमारा क्या था, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन था। ठीक है, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन था विथ डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन था किसके साथ, हमारे फंक्शन विथ फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है, ये था। अब इसमें एक चीज आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने क्या किया, ये हमने मेन के पहले इसको डिफाइन किया है, मतलब अभी तक हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट, आपको कहीं पे भी मेन नहीं दिख रहा होगा। ठीक, इसके बाद चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करिए इंट मेन। अब हमारा देखिए, हमारा मेन फंक्शन जो है हमारा अब स्टार्ट हुआ है। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर मेन के पहले इसको क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये चीज पूछेगा कि क्या हम लोग फंक्शन को मेन के पहले या बाद में डिफाइन कर सकते हैं, आपको आंसर लिखना है यस। हम लोग इसको जो है कि मेन के पहले और मेन के बाद दोनों जगह डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कॉलिंग होती है वो आपकी मेन फंक्शन के अंदर होती है। देखिए अभी कैसे। ठीक है, इंट मेन हमने लिखा। ठीक है, लिखने के बाद क्या है, ठीक है, इंट मेन। अब इसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करने के बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इंट ए कॉमा बी कॉमा
सम या ऐड, आपको जो भी लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको क्लोज कर दोगे। अब क्योंकि आपने यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिया तो याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर स्कैनफ लिखना होगा। अगर हमने यहाँ a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 दे दिया होता, यानी हमने पहले ही से नंबर डिसाइड कर दिया होता, तो क्या होता कि हम स्कैनफ का यूज नहीं करते। बट क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर जो है वो हमने पहले से नहीं दिया है, तो हमें क्या करना होगा, हमें स्कैनफ का यूज करना होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियरली एकदम कि मैंने यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल डिसाइड किए हैं। एक में मैं मतलब एक में a की वैल्यू दूंगी, एक में b की वैल्यू दूंगी और एक में इन दोनों के सम को मैं स्टोर कराऊंगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है क्या, प्रिंट f। क्या लिखना है, प्रिंट f, एंटर द नंबर, एंटर द 2 numbers, एंटर 2 numbers, ठीक है। इसके बाद आपका ये क्लोज हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, स्कैन एफ। अब क्योंकि हमने यहाँ नंबर नहीं दिया, आपको जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, आपको 2% डी लेना है। क्यों %d, %d, क्योंकि हमारी 2 वैल्यू है, हम 2 वैल्यू को ले रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 वैल्यू को जो है कि देना है, जैसे आपको a इक्वल टू 10 देना है तो उसके लिए आपका 1% हो गया। फिर आपको b इक्वल टू मान लीजिए 20 देना है तो उसके लिए आपका 1% हो गया। समझ आया। तो दोनों जो है आपका नंबर प्रिंट करे, इंटीजरिक प्रिंट करे, उसके लिए हमने 2 बार %d आपका यहाँ लिखा है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, %d, %d, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद अब आपका क्या है, कॉमा %a, %b, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, एम्परसेंड का मतलब कि आप इन दोनों की वैल्यू जो है वो इन दोनों में स्टोर करा रहे हो। यानी ये जो आपका %d जाएगा, आपका ये जो इंटीजरिक नंबर जाएगा वो आपका कहाँ जाएगा, a और b में जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप कंप्यूटर या कंपाइलर को ये समझा रहे हैं, ठीक। इतना क्लियर है। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू एड। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करेंगे, एड a, b। आप देखिए आपने यहाँ पे प्लस भी नहीं लगाया है, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक सम फंक्शन चला दिया, तो उससे आपके कंपाइलर को मालूम चल गया कि सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब तो प्लस करना ही होता है। तो आपको वहां पर ये भी नहीं लिखना पड़ा कि a प्लस b, आपको ये साइन भी नहीं लगाना पड़ा। आपने क्या किया, सम इक्वल टू एड a, b आपने किया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको ये कर दिया। देखिए आपने यही फंक्शन जो है आपने यहाँ पर डिफाइन किया था ना, एड आपने यहाँ पर डिफाइन किया था ना। तो ये देखिए हम यहाँ पर इसको मेन फंक्शन में कॉल किए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका फंक्शन कॉलिंग है। आप जितने बार इस फंक्शन को कॉल करोगे उतने बार आपका ये प्रिंट करेगा, इतना आप याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद अब आपका क्या है, प्रिंट एफ। यहाँ पे अब आप फिर से प्रिंट कराओगे, प्रिंट एफ क्या है आपका, सम इज इक्वल टू %d, कॉमा सम। फिर यहाँ क्या होगा आपका, सेमी कॉलम, ठीक है। गेट सी एच नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने फोनियो नहीं लिया है। रिटर्न 0 लिख देंगे और यहाँ पर आपका इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसका आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपका वही आएगा, लिख करके एंटर 2 नंबर 67, 68 और उसका सम जो है वो आपका 135 आएगा। इसका आपका आउटपुट मान लीजिए आपने यहाँ पर दिया ना, तो इसका आउटपुट आपका जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। मैं आपको अगर बताऊं, इसका आउटपुट ऐसे रहेगा। आउटपुट में आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका ये वाला लाइन प्रिंट होगा, एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले ये वाला आपका लाइन प्रिंट होगा, ठीक है, एंटर 2 नंबर्स।
एंटर 2 नंबर्स, ठीक है, आपने किया एंटर 2 नंबर्स, ठीक। इसके बाद अब आपका क्या होगा, आप अपनी तरफ से एंटर कराइए दोनों नंबर। आपने स्कैनफ यहाँ यूज किया है ना, स्कैनफ %d, %d, तो दीजिए आप नंबर। मान लीजिए आपने दिया क्या 20 और 30, ठीक है, आपने दो नंबर दिया 20 और 30 दिया। अब यहाँ पे उसका सम होगा, देखिए नेक्स्ट लाइन में आपका फिर क्या है, सम दिया है ना, सम इक्वल टू ऐड, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, सम इक्वल टू इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देगा क्योंकि फंक्शन चला है, तो ये मिला करके आपका क्या आ जाएगा 50 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका फंक्शन डेफिनेशन बिफोर मेन था। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन डेफिनेशन आफ्टर मेन भी कर सकते हैं, मतलब मेन प्रोग्राम के बाद। इसमें आपका मेन प्रोग्राम बाद में हमने लिखा है, उसके पहले हमने उसको डिफाइन कर दिया है। आप बोलेंगे तो मैं आपको वो भी लिख करके बता दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन एक चीज आप लोग को बतानी है कि आपका आर्गुमेंट जो है वो किसको कहा जाता है, फंक्शन में आर्गुमेंट क्या होता है, ये मुझे आप लोग को बताना है। तो हम लोग चलिए इसको भी देख लेते हैं, फंक्शन में आर्गुमेंट किसको कहा जाता है। फंक्शन में आर्गुमेंट्स किसको कहा जाता है, आंसर क्या होगा आपका, इसको देखते हैं हम सभी लोग। हाँ, आर्गुमेंट आपका क्या होता है, आर्गुमेंट आपका एक स्पेसिफिक इनपुट होता है जो फंक्शन के अंदर आपका पास किया जाता है। और आर्गुमेंट किसी भी फंक्शन में एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग जब भी उसको पास कराते हैं वैल्यू को फंक्शन में, तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ a कॉमा b थोड़ी लेते हैं, हम लोग c कॉमा d भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 4 से ज्यादा जो है कि नंबर्स को प्लस कराना है, तो आर्गुमेंट क्या होता है, किसी भी फंक्शन नेम में, ठीक है, किसी भी फंक्शन में आपका जो स्पेसिफिक एक इनपुट दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, किसी भी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में एक स्पेसिफिक आउटपुट दिया जाता है जिसे हम एक स्पेसिफिक इनपुट दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और क्या होती है कि आर्ग्यूमेंट्स आपके फंक्शन के अंदर पास किया जाता है, ठीक है ना, ये फंक्शन में पास किया जाता है, फंक्शन में पास किया जाता है, ये फंक्शन में पास किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट किसी भी फंक्शन में एक से ज्यादा हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट किसी भी फंक्शन में, आर्ग्यूमेंट किसी भी फंक्शन में एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी, ठीक है, इतना याद रखिएगा, चाहे वो आपके जावा में हो, चाहे वो आपके C++ में हो, कहीं पे भी जो आपके फंक्शन होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब इसमें आपका क्या होता है कि
फंक्शन डेफिनेशन में ये क्या होता है, ये फंक्शन डेफिनेशन में पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, और जब फंक्शन कॉल होते हैं तब इनकी वैल्यू को पास किया जाता है। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये इस तरीके से होते हैं, जैसे मैंने लिखा इंट एड इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके फंक्शन में क्या होते हैं, ये आपके फंक्शन डेफिनेशन में पैरेंथेसिस, इसी को ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, करली ब्रैकेट्स या फिर आपके स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, और जब फंक्शन कॉल करते हैं तब इनकी वैल्यू को क्या होता है, पास किया जाता है। ठीक है, ये चीज होती है आपकी। ठीक, तो इसको देखिए, ये आपका क्या है कि ये फंक्शन डेफिनेशन में, ये फंक्शन डेफिनेशन में या डिक्लेरेशन में, ये फंक्शन डेफिनेशन में पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं, अंदर होते हैं, जब फंक्शन कॉल होते हैं तब इनकी वैल्यू पास किया जाता है। जब फंक्शन कॉल होते हैं तब इनकी वैल्यू पास की जाती है, तब इनकी वैल्यू पास की जाती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे कि फंक्शन यहां पर कॉल हुआ आपका, ये देखिए यहां पर आपको फंक्शन कॉल हुआ है, यहां हमने फंक्शन कॉल किया है, तो देखिए इनकी वैल्यू जो है ये यहां पर हमने पास की है, ऐड करके ए और बी को। हमने उसका टाइप नहीं लिखा है, लेकिन हमने उसकी जो वैल्यू है हमने उसको क्या किया है, यहाँ पर पास किया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब भी फंक्शन आपका कॉल होता है तो इनकी वैल्यू को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। कहाँ पे, आपके मेन फंक्शन में। ठीक है, यही यहाँ पर जो है कि आपका बताया गया है कि ये आपके क्या होते हैं, ये आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, और ये फंक्शन डेफिनेशन में पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं। जब फंक्शन कॉल होते हैं तो इनकी वैल्यू पास की जाती है। ये आपका क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको हम लोग आर्गुमेंट या आर्गुमेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न टाइप जो है वो आपका क्या होता है, ठीक है, रिटर्न टाइप जो है वो आपका क्या होता है, इसका क्या काम है। खैर चलिए, रिटर्न टाइप तो मैंने आप लोग को बताया। रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि ये रिटर्न टाइप जो है वो उस रिटर्न वैल्यू को इंडिकेट करता है जो फंक्शन के थ्रू कॉल हो रहा है। यानी फंक्शन के थ्रू अगर आपने इंटीजर वैल्यू को कॉल कराया है तो ये उसको जो है कि इंडिकेट करेगा। अगर आपने फ्लोट वैल्यू को कराया है तो ये फ्लोट को दिखाएगा। अगर आपने वहां पर जो है कि कैरेक्टर वैल्यू को दिखाया है तो ये कैरेक्टर को इंडिकेट करेगा। तो रिटर्न वैल्यू जो होता है ये आपका क्या करता है, ये आपके इंडिकेशन देता है क्या, आपके रिलेटेड फंक्शन से। मतलब कि आपने फंक्शन में जिस भी टाइप की वैल्यू को कॉल और एग्जीक्यूट कराया है ये उसको इंडिकेट करता है, रिटर्न वैल्यू। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू ए फंक्शन। ठीक है, हम लोग किस तरीके से फंक्शन में हम लोग जो है कि आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं। फंक्शन में कितने टाइप से, फंक्शन में कितने प्रकार से वैल्यू को आर्ग्यूमेंट्स को पास कराया जाता है। आर्ग्यूमेंट्स को पास कराया जाता है। पास कराया जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन है कि आप लोग क्या करते हैं कि फंक्शन में आप लोग कितने प्रकार से आर्ग्यूमेंट्स को पास कराते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को लूप बताया था, तो लूप आपका तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका वैल्यू पूरे तरीके से कंडीशन को ट्रू ना कर दे
और फिर वो उसके बाद आपका बाहर आ जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी फंक्शन की, तो ये आपके बार बार किसी ब्लॉक ऑफ कोड या स्टेटमेंट को लिखने से आपको क्या करता है, आपको बचाता है। मतलब आपको बार बार एक चीज को नहीं लिखना पड़ेगा, आप उतने बार उस फंक्शन को लिखिए और आपका काम खत्म। ठीक है, आपका काम जो है वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि फंक्शन कॉल के समय फंक्शन में दो तरीके से आर्ग्यूमेंट्स को पास कराते हैं। एक क्या होता है, आपका आर्ग्यूमेंट एक तरह का आपका वेरिएबल होता है जो कि आपका एक स्पेसिफिक इनपुट होता है। आप सभी लोग को पता है कि आर्ग्यूमेंट जो आपका होता है वो आपका ये है, देखिए यही वेरिएबल होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग एक स्पेसिफिक इनपुट बोलते हैं। किसी भी फंक्शन डिक्लेरेशन में यह ऑप्शनल भाग होता है और इसकी संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ये है। तो देखिए इसको हम लोग दो तरीके से कराते हैं। कौन कौन से, एक हमारा होता है क्या, कॉल बाय वैल्यू, एक हमारा क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, दो तरीके से हम लोग वैल्यू को पास कराते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। फंक्शन में हम दो तरीके से आर्ग्यूमेंट्स को पास कराते हैं। आर्ग्यूमेंट्स को पास कराते हैं, ठीक। और आर्ग्यूमेंट आपका एक तरह का वेरिएबल है, ये सभी को पता है। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक इनपुट होता है। ओके, आर्ग्यूमेंट जो है ये आपका एक तरह का वेरिएबल है जो आपका क्या है, जो आपका स्पेसिफिक इनपुट है। ठीक है, और किसी भी फंक्शन डिक्लेरेशन में यह ऑप्शनल भाग मतलब भाग होता है। इनमें आपकी एक से ज्यादा संख्या जो है आपकी क्या हो सकती है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, हम सभी को पता है कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट आपका एक तरह का वेरिएबल होता है जो कि आपका स्पेसिफिक इनपुट होता है। हम सभी को पता है कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट एक स्पेसिफिक तरह का इनपुट होता है। इनपुट होता है जो एक स्पेसिफिक तरह का इनपुट होता है जो एक वेरिएबल होता है। मतलब जिसकी वैल्यू आपकी चेंजेबल होती है। ठीक है, अब हम लोग कितने तरीके से इसको कराते हैं, मैंने आप लोग को बताया दो तरीके से। एक होता है हमारा क्या, कॉल बाय वैल्यू के थ्रू। ठीक है, और एक बार हमारा होता है क्या, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, ये जो आपका रेफरेंस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एड्रेस भी बोलते हैं, यानी कॉल बाय एड्रेस। ठीक है, हम लोग जो है एक हम लोग वैल्यू जानते हैं क्या, एक हम लोग फंक्शन में कॉल कराते हैं आर्गुमेंट को उसके वैल्यू के थ्रू। ठीक है, उसके एक्चुअल वैल्यू के थ्रू हम लोग उसको जो है कि पास कराते हैं, उसको कंप्लीट कराते हैं। और एक हमारा होता है क्या, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस आपका क्या होता है कि ये क्या करता है आपके, कि ये आपके एड्रेस के थ्रू किसी भी चीज को क्या कराता है, आपके पास कराता है। तो देखिए कॉल बाय वैल्यू में आपके क्या होती है, मैं आपको बताऊं कि कॉल बाय वैल्यू में फंक्शन एक्चुअल आर्गुमेंट वैल्यू को फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी करता है। कैसे, इसको मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं कि कॉल बाय वैल्यू में मैं आपको बताऊं तो आपका जैसे कि हम सभी लोग जब वैल्यू को पास कराते हैं तो वो एक जगह रैम में कहीं स्टोर होता है। ठीक है, एक जगह आपका क्या रैम में कहीं पर स्टोर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ए एंड बी यहाँ पर दिया है, तो आपने क्या दिया है, ए एंड बी की वैल्यू मान लीजिए आपने 10 और 20 दी है। ठीक है, क्या दिया आपने, 10 और 20 दी है। तो जब भी आप इसको जो है कि लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी
वही वैल्यू जो है वो आपकी कॉपी होगी। जैसे अगर रैम में अगर हम लोग कहीं बात करेंगे तो आपने रैम में मान लीजिए अगर आपने कहीं 10 स्टोर करा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि 10 का मतलब क्या है आपका, 10 का मतलब आपका जो है कि क्या है, ए है, ठीक है। तो इससे वो इस चीज को समझ जाएगा कि जो भी आपकी वैल्यू दी गई है ये आपकी क्या है, ये आपकी इस तरीके की है कि इसमें आपका जो भी वैल्यू है वो आपका क्या चेंज नहीं होगा। कॉल बाय वैल्यू में ये होता है कि आपका जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो आपके पैरामीटर में या मतलब कि आपके रैम में जाकर के स्टोर होता है या कॉपी होता है। यानी फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट जो है आपका वो आपका क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होता है और सेकंड एक्चुअल आर्गुमेंट जो है वो आपका सेकंड पैरामीटर ऑफ कॉपी में जाकर के कॉपी होता है। इसमें आपका क्या होता है कि आपकी जो भी वैल्यू है वो वैल्यू से ही स्टोर होते हैं। जैसे आपका ए से 10 है तो वो आपका ए जो अगर आप 10 स्टोर कराओ या आप ए स्टोर कराओ उसको मालूम चल जाएगा कि अगर आप ए लिखते हो तो उसका मतलब 10 है या अगर आप बी लिखते हो तो उसका मतलब क्या 20 है, या फिर अगर आप 20 लिखते हो तो उसको ये मालूम चल जाएगा कि उसका मतलब बी है, या 10 लिखते हो तो उसको ये मालूम चल जाएगा कि उसका मतलब क्या है आपका ए है, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोग जो कॉल बाय वैल्यू है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू मतलब वेरिएबल के थ्रू हम लोग वैल्यू को पास कराते हैं, ठीक है। रेफरेंस वाला मैं बताऊंगी, रेफरेंस वाला इससे डिफरेंट है, ठीक है। हम लोग इसमें वैल्यू के थ्रू जो है वो क्या कराते हैं, फंक्शन में किसी भी आपके वैल्यू को क्या वेरिएबल के थ्रू हम लोग पास कराते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं वेरिएबल के थ्रू हम लोग इसको क्या कराते हैं, पास कराते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें हम वैल्यू को वेरिएबल के थ्रू पास कराते हैं, वेरिएबल के थ्रू पास कराते हैं, पास कराते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज जो आपकी होती है कि इसमें आपकी जो है कि मेमोरी जो है वो आपकी क्या होती है, आपकी कम मतलब आपकी कम होती है। और ये क्या है कि आप इसमें जो है कि कैन नॉट चेंज वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट यूजिंग फॉर्मल आर्गुमेंट। यानी कि देखिए आपका जब कॉल बाय वैल्यू होता है तो आपके दो जगह पर दो अलग अलग आपके जो है कि पैरेंथेसिस बने होते हैं, आपके दो आर्गुमेंट यानी आपके दो पैरामीटर बने होते हैं, एक आपका एक्चुअल होता है, एक आपका फॉर्मल होता है। तो आप फॉर्मल वैल्यू से आप एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। ये आपका किस तरीके से होता है कि जैसे कि आपका कॉल बाय वैल्यू में आपके दो होते हैं, एक आपका होता है क्या एक्चुअल, एक आपका होता है क्या फॉर्मल, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये जो आपका दिया हुआ है एक्चुअल एंड फॉर्मल, इसमें आप क्या क्या होता है कि अगर आप चाहो, जैसे कि आप लोग एक फंक्शन कॉल करते हो, एक आप लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हो तो अगर आप चाहो इसमें कि जैसे आपका एक्चुअल है और ये है, जैसे कि आपने यहाँ पर लिख दिया क्या एड, आपने यहाँ पर लिख दिया क्या एड m, n, आपने ये लिख दिया एड m, n, ये आपका क्या है, ये आपका एक्चुअल है, ये क्या है आपका, ये आपका एक्चुअल है, एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक। अब इसके बाद आपका क्या है कि आपने आप एक जब दूसरी जगह पे इस चीज को लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, आप यही लिखते हो ना, जो भी आपकी वैल्यू है आप क्या लिखते हो, एक जगह पे आप लिखते हो इंट एड, एक आपका ये फॉर्मल बन रहा है इंट एड, और आपने यहाँ पर क्या लिखा है इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें क्या करा रहे हो, रिटर्न 0 और ये आपका क्लोज। तो अब अगर आप चाहो कि आप m की वैल्यू को उठा करके a में स्टोर करा दो और b की वैल्यू को उठा करके अगर आप n में स्टोर करा दो तो नहीं कर सकते हो। कॉल बाय वैल्यू का मतलब देखिए फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप इस वाले आर्गुमेंट की वैल्यू को इस वाले अगर आप आर्गुमेंट की वैल्यू से चेंज कराना चाह रहे हैं तो वो आपका इसमें पॉसिबल नहीं होता है, बल्कि ये हो जाता है आपका कि इसमें आपकी जो एक्चुअल पैरामीटर है, जो आपका ये एक्चुअल पैरामीटर है, आपकी उसकी वैल्यू जो है वो आपकी चेंज नहीं होगी। अगर आप चाहो कि इसकी जो वैल्यू, जैसे कि मान लीजिएगा अगर आपकी m की वैल्यू 10 है और आपकी n की वैल्यू 20 है, आप उसको उठा करके a और b में आप रखना चाहो, क्यों, क्योंकि आपका फंक्शन नेम जो है वो आपका ऐड है, क्या है, फंक्शन नेम आपका दोनों का सेम, और आप चाहो कि उसकी वैल्यू आप उठा के इसमें स्टोर करा दो तो वो आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर कहने का मतलब है, ठीक है।
तो ये आपके कॉल बाय वैल्यू का मतलब था, और कॉल बाय रेफरेंस में इसका जस्ट उल्टा होता है। आप चाहे तो आप वहां पर एड्रेस के थ्रू दोनों की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज यानी बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके आज की क्लास के लिए कॉल बाय वैल्यू में इतना ही है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है आपके मल्टीमीडिया के लिए, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से उस क्लास में। आज के लिए इतना ही है। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। कॉल बाय वैल्यू का भी मैंने बहुत आप लोग को शॉर्ट बताया है, इसको भी और आपको डिटेल में बताना है, तो आप सभी लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जरूर से जरूर जो है इस चीज को कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्लासेस कैसी लगी और आप लोग को कितना समझ में आया। एक चीज और कि जो भी बच्चे अभी तक रेशवा एकेडमी ऐप से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग ऐप को जरूर डाउनलोड करें और अपने कोर्स को जरूर परचेस करें। वहां पे आपके हर तरह के कोर्स की तैयारी हो रही है, चाहे वो आपके सिविल की हो, आपके इलेक्ट्रिकल की हो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, सभी की, मैकेनिकल से लेकर के। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी नए स्टूडेंट्स अभी तक रेशवा एकेडमी के ऐप को परचेज नहीं किए हैं वो एक बार फिर से सोच ले। जल्दी ही आपके सारे के सारी चीजों, जो आपके क्रैश कोर्स हैं, आपके जो अलग अलग कोर्सेज सब स्टार्ट कराए जाएंगे, तो आप सभी लोग जो है अभी भी आपके पास वक्त है। तो चलिए आज के लिए आपके इतना ही है। आप सभी लोग को मेरा नमस्कार, बाय बाय। आप सभी लोगों को मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग को ऑल द वेरी बेस्ट।